नाइकी दुनिया का सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी स्पोर्टवेयर कंपनी है जो करीबन 1000 करोड़ रुपए कमाती है हर दिन। रोनाल्डो और राफेल जैसे एथलीट्स उनके प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्या आप बिलीव करोगे, जिसने नाइकी को बिल्ड किया वो एक खुद फेल एथलीट्स थे और उसने अपने बिजनेस की शुरुआत कार की डिक्की से शूज बेचने से की थी। ये कहानी है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की। साल 1962 में फिल नाइट ने स्टैनफोर्ड से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। एंटरप्रेन्योर बनना बहुत ही मुश्किल है अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया ना हो तो, लेकिन फिल नाइट के पास एक अच्छा आइडिया था। फिल यूनिवर्सिटी में एक डिस्टेंस रनर था। फिल नाइट ने देखा कि कैसे जापानीज कैमरा ने डोमिनेंट जर्मन कैमरा को रिप्लेस कर दिया था अमेरिकन मार्केट में। उसने सोचा कि क्या जापानी शूज भी पूमा और एडिडास को रिप्लेस कर सकती है, जो उस समय अमेरिका में बहुत ही पॉपुलर थे। इस आइडिया के प्रति जुनूनी हो गए थे कि जापान जूता को भी अमेरिका में लाना चाहिए। उसके पास कोई भी जापानी शूज नहीं थे। ये एक्सपोजर की कमी फिल को रिश्योर करती है कि उन्हें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल गई है। वो जानते थे कि इस एडवांटेज का ज्यादा फायदा उठाने के लिए उसे एक जापानीज कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और उनके प्रोडक्ट को अमेरिका में इम्पोर्ट करने के लिए डील करनी पड़ेगी, जिसमें से दोनों में उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन वही आदमी ने आगे जाकर एक नाइकी जैसे ब्रांड को क्रिएट कर दिया। नवंबर 1962 में उन्होंने एक टूरिस्ट की तरह जापान का एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। कोबे के एक शहर में उन्होंने एक जूते की शॉप देखी जो उनके ध्यान को खींचा। ये अनसुका टाइगर नाम की एक कंपनी थी। उनके जूते हाई क्वालिटी के थे। इससे वो इतने अट्रैक्ट हुए कि उन्होंने इन जूतों को अमेरिका में लाने की सोची। उन्होंने अपने आप को एक अमेरिकन शूज डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एक मीटिंग अरेंज करवाई। फिल नाइट ने मौके में ही एक कंपनी का नाम बना लिया और इस प्रपोजल को अनसुका के ओनर ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के साथ फिल नाइट से अनसुका टाइगर के यूएसए के लिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। फिल नाइट्स को 1963 में टाइगर जूतों की अपने शिल्प में रिसीव हुए और उन्होंने रनिंग ट्रैक से कार की डिक्की में और जूता बेचना शुरू कर दिया। उनकी स्ट्रेटजी स्केलेबल नहीं थी, इसीलिए वे अपने यूनिवर्सिटी की कोच बिल बावरमैन के पास गए। उस समय बिल बावरमैन अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध कोच में से एक थे। उन्होंने एक्चुअली मल्टीपल ओलंपिक एथलीट्स को ट्रेंड किया था। बिल ने टाइगर के जूते को देखा तो उसे ये शूज इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल को अपना पार्टनर बनाने को सोचा। इस तरह से 1964 में बिल और फिल ने मिलकर ब्लू रिबन स्पोर्ट को एस्टेब्लिश किया और प्रत्येक ने $500 करके इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपना सारा पैसा ऑर्डर में खर्च कर दिया। $3.3 पर पेयर के हिसाब से 300 पेयर ऑफ शूज का अमाउंट था। ये शूज की ऑर्डर अप्रैल 1964 को फिल के पास आई और उन्होंने इसे बेचना शुरू कर दिया। बिल के कनेक्शन की वजह से ये जुलाई तक सोल्ड आउट हो गया था और पहले साल में उन्होंने $8,000 के शूज बेचे और इस पैसे से उन्होंने अपनी कंपनी के लिए सेल्समैन हायर करना शुरू कर दिया। 1965 में उनकी रेवेन्यू $20,000 तक पहुंच गई थी और जल्द ही उन्होंने अपना पहला स्टोर सांता मोनिका में खोला। फिल नाइट्स बिजनेस साइड को हैंडल कर रहे थे। एक्चुअली इनोवेशन बिल बावरमैन से आ रहे थे। ये वो व्यक्ति थे जिसने अकेले ही उन्होंने अमेरिका में जॉगिंग इंट्रोड्यूस किया। 1966 में उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी जो 1 मिलियन कॉपी से ज्यादा बिकी। उनकी पहली कंपनी थी जो टाइगर शूज को जॉगिंग के लिए मार्केट कर रही थी। बिल बावरमैन इनोवेशन के लिए जाना जाता है, जो हर शिपमेंट के साथ कुछ जूतों को काट कर देखता था कि वे कैसे बने हैं और उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करता था, जैसे क्यूशन ऐड करना या मोर लाइट वेट मटेरियल यूज करना। और वो हमेशा ये अपने नोट्स में लिखकर उसे जापान भेजता था और उसे चेंज करने की रिक्वेस्ट करता था। वो इफेक्टिवली अनसुका के लिए शूज डिजाइन कर रहा था। बिल के डिजाइन ही थे जिन्होंने ब्लू रिबन स्पोर्ट को मेनस्ट्रीम में ले आया। जैसे कोटेज शूज 1968 में बेस्ट सेलिंग शूज में से एक बन गया। कोटेज शूज इतना सक्सेसफुल बन गया था कि वो डिमांड को कीप अप नहीं कर पा रही थी। हर नए शिपमेंट को वो पहले से ज्यादा फर्स्ट भेज देते थे, लेकिन अनसुका उन्हें शूज फर्स्ट नहीं भेज रहा था। एक्चुअल में अनसुका अब लोकल डिमांड को जापान में सेटिस्फाई कर रहा था और फिर उसके बाद भेज रहा था। फिल नाइट्स और बिल बावरमैन को पता था कि अगर उन्हें एक्सपेंड करना है तो उन्हें एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर से इवॉल्व करना होगा। कोटरेज बिल बावरमैन का ही डिजाइन था। जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट अनसुका के साथ एक्सपायर होता है, वो इसे अपने लिए मार्केट करने के लिए
फ्री हो जाता। उनके लिए लकी ये था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 1972 में खत्म हो रहा था, जो ठीक ओलंपिक से पहले था। इस तरह फिल के पास अपने बिग मूव के लिए काफी समय बचा था। 1971 से उसने अपने ब्रांडिंग पर काम करना शुरू कर दिया और उनके पहले एम्प्लॉय ने उन्हें सजेस्ट किया कि ब्रांड का नाम नाइकी रखा जाए, जो ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री के नाम पर था। फिर उसके बाद फिल नाइट्स को एक लोगो की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने एक सामने की यूनिवर्सिटी में गए और ग्राफिक डिजाइन के स्टूडेंट से लोगो बनाने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने उन स्टूडेंट को $35 पे किए और फिर नाइकी के इस लोगो को अप्रूव कर दिया गया। इसके बाद फिल ने एक मैन्युफैक्चरर को शू बनाने के लिए हायर कर लिया। नाइकी ने उन्हें डिजाइन भेजे और शू की मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो गई और फाइनली 30 मई 1971 को नाइकी ब्रांड की शू पूरी दुनिया के लिए ऑफिशियली लॉन्च हो गया। लेकिन उस टाइम नाइकी को कोई भी नहीं जानता था। प्लस एडिडास, पूमा और अब खुद टाइगर जैसे ब्रांड नाइकी के लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था, जो किसी भी नए ब्रांड को क्रैश करने में काबिल था। इसीलिए फिल ने नाइकी की मार्केटिंग के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी यूज की जो 1970 में कोई भी नहीं कर रहा था। उन्होंने देखा कि दूसरे रनर उसी ब्रांड के शू पहनना पसंद करते थे जिस ब्रांड के शूज वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट पहनते थे। इसीलिए नाइकी ने उस टाइम के बेस्ट रनर स्टील प्रीपोंटिन के साथ एनुअली $5,000 की डील की नाइकी को प्रमोट करने के लिए, और इसी के साथ नाइकी सबसे पहले ब्रांड में से एक बन गई जिसने एथलेटिक ब्रांड्स इन्वेस्टमेंट को ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज किया। फिल की दूसरी स्ट्रेटजी थी कि अपने सेल्स टीम को स्ट्रेटेजिकली चुनना। नाइकी के सेल्स टीम में हमेशा ऐसे लोगों को हायर किया जाता था जो या तो खुद एथलीट रह चुके थे या एथलीट के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे। इससे होता यह था कि सेल्स टीम अपने कस्टमर, मोस्टली जो एथलीट्स थे, उनकी प्रॉब्लम्स और नीड्स को अच्छे से समझ पाते थे, जिससे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट डिजाइन, सेल और आफ्टर सेल की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। इस दो स्ट्रेटजी के अलावा फिल ने अपना एक्सपीरियंस और पुराना कस्टमर बेस से और बावरमैन का शू डिजाइन का फायदा उठाकर नाइकी को ग्रो किया। एज ए रिजल्ट नाइकी 1980 तक 2700 एम्प्लॉय की टीम बन चुकी थी और $270 मिलियन की सेल टच कर चुकी थी और एडिडास को बीट करके यूएसए की सबसे बड़ी एथलीट्स शू कंपनी बन चुकी थी। फिल को फाइनली लगने लगा कि उसने सबसे स्ट्रॉन्ग शू एथलीट्स ब्रांड बना ली है। लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसी कंपनी की जिसने नाइकी को हिला कर रख दिया, और वो है रीबॉक्स। नाइकी का मेन फोकस हमेशा से अपने शू को स्पोर्ट के लिए बेस्ट बनाने का था। लुक्स और स्टाइलिश उनका फोकस कभी नहीं रहा। लेकिन 1980 में फैशन ट्रेंड में एक मेजर चेंज आया। अब लोगों को केवल स्ट्रॉन्ग और बेटर परफॉर्मेंस वाला शू ही नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था एक ऐसा शू जो परफॉर्मेंस के साथ साथ लुक्स में भी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश हो, और रीबॉक्स ने कस्टमर को वही दिया। इवेंचुअली कस्टमर का नाइकी से कनेक्शन टूटने लगा और कंपनी को पहली बार लॉस हुआ। 1986 में रीबॉक नाइकी को बीट करके यूएसए की सबसे बड़ी एथलीट शू कंपनी बन गई। नाइकी को ग्रो और सरवाइव करने के लिए जल्द ही कुछ मैजिकल करने का था, और इस काम के लिए नाइकी ने चुना एक ऐसे मैजिकल बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन को। माइकल जॉर्डन उस टाइम एक इमर्जन प्लेयर थे। फिल को मालूम था कि वो फ्यूचर में बास्केटबॉल के सबसे बड़े लेजेंड प्लेयर बनने के काबिल हैं। इसीलिए नाइकी ने माइकल जॉर्डन को ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया। साथ ही माइकल के नाम पे एयर जॉर्डन नाम की बास्केटबॉल स्नीकर्स भी लॉन्च किया। एयर जॉर्डन से पहले बास्केटबॉल शू काफी ऑर्डिनरी और बोरिंग होते थे, लेकिन एयर जॉर्डन ने अपने बोल्ड कलर और स्टाइल डिजाइन के साथ बास्केटबॉल शूज के ट्रेंड को रातों रात बदल दिया, और इस तरह नाइकी यूएसए की सबसे बड़ी शू कंपनी फिर से बन गई।